सिर्फ हमारे इस देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाकर के समाज के बारे में बोलना चाहते हैं। मैं उनका इस मंच पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, बुलाना चाहता हूँ कि आप हम सभी का मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और जोरदार तालियों से आप स्वागत करेंगे। सबसे पहले करुणा के सागर सम्यक संबुद्ध महर्षि वाल्मीकि जी, संत गुरु रविदास जी, कबीरदास जी, गुरु नानक देव जी, ज्योतिबा फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, फातिमा शेख जी, पेरियार, नारायण गुरु साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, माननीय कांसीराम साहब सहित तमाम समाज के महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मैं सबसे पहले तो आप सबको आज सतगुरु रविदास जी की जयंती पर शुभकामनाएं देता हूं और आज के इस प्रोग्राम के आयोजन के लिए हम सबको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। इतना अच्छा प्रेजेंटेशन सुधांशु जी ने रखा और बामसेफ के शुरुआती जो इस पूरे सामाजिक न्याय की लड़ाई की रूपरेखा बनाने वालों में से एक कांसीराम साहब के पुराने साथी तेजेंद्र सिंह जल्ली साहब ने केवल एक एग्जाम्पल लेके समझाने का प्रयास किया। यही एग्जाम्पल अनेकों जगह लागू होता है, चाहे वो रुई का खेत में रुई उगाना, फिर धागा बनाना, फिर कपड़े बनाना, फिर उसी दुकान पर पहुंच जाना, ये सब जगह ये एग्जाम्पल सेट होता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोग पिछले काफी लंबे समय से एक दूसरे को समझा रहे हैं। हम ये प्रोग्राम आयोजित करते हैं, मैं आपको समझाता हूं, आप मुझे समझाते हैं। लक्ष्मण जी समझा रहे हैं, वो लगे हुए, रतनलाल जी समझा रहे हैं, वो लगे हुए। मतलब हम सब अपने अपने तरीके से प्रयासरत हैं, लेकिन अब इस पे भी चिंतन करना चाहिए। ये प्रयास क्या केवल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब या मेरे घर पे भी मीटिंग होती है बंगले पर, वहां या जंतर मंतर तक सीमित होगा या गांव देहात में जाएगा? सामाजिक न्याय के बारे में अब हम लोग बेहतर समझने लगे हैं, लेकिन इस बात को हम 85% बोलते हैं, लेकिन क्या वास्तव में 85% है? अभी सुधांशु जी मुझे बता रहे थे कि किसी चैनल वाले ने पूछा कि ये जातिगत जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अखिलेश जी ने वहां इसको अपने उसमें शामिल किया है, तो एक गणरीय समाज का ओबीसी का लड़का कहता है इसकी क्या जरूरत है? तो मैं कह रहा हूं उस लड़के की गलती नहीं है, वो जो कह रहा है कि इसकी क्या जरूरत है उसको पता ही नहीं है। उसको बताएगा कौन? क्या हम यहाँ इस मंच के माध्यम से ये तय कर सकते हैं कि अब भविष्य में कोशिश करें, योजनाबद्ध तरीके से प्रोग्राम बनाएं, ऐसे 200-300-400 लोगों की लिस्ट बनाएं जो सप्ताह भर कम से कम घर को छोड़कर यहां से बाहर देहात में चले। हम भी देंगे समय, हम भी चलेंगे, जब तक गांव-गांव में जाकर हम अपने उस बहुजन समाज के लोगों को सामाजिक न्याय के अर्थ को समझाएंगे नहीं, तब तक ये कहीं ऐसा ना हो कि भाषण तक सीमित हो जाए। कुछ लोग हमारे साथी ऑलरेडी देव पास डरे और एक दिन सबको बूढ़े होना है और सबको जाना है। पता चला कि कुछ चले गए, कुछ जाने वाले हैं, लेकिन हम जहां खड़े थे उससे केवल कुछ ही कदम आगे बढ़ पाए। तो एक तो इस मंच के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमें कोई ना कोई ऐसा रूपरेखा तैयार करनी चाहिए, ऐसे लोगों की लिस्ट बनानी चाहिए जो घर से 10-15 दिन, सप्ताह
कम से कम मतलब 1 महीने में 3-4 दिन का प्रोग्राम बना के जरूर कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट में जब हम मिलकर करेंगे तो प्रोग्राम भी हम लोग लगवा लेंगे। कहीं किसी जिले में लग रहा है, कहीं झारखंड में लग रहा है, कहीं बिहार में लग रहा है, कहीं उत्तर प्रदेश में लग रहा है, कहीं छत्तीसगढ़ में लग रहा है, कहीं महाराष्ट्र में लग रहा है। जब हमारी टीमें जाएंगी, क्योंकि समझा हो सकता है तो खुद समझ ले, तो हम लोगों ने कम से कम इन सारी सभाओं के माध्यम से सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से समझ लिया है। लेकिन अब इसे दूसरों को गांव-गांव तक जाकर बहुजन समाज के लोगों को, उनके जवान बच्चों को जो कॉलेज में पढ़ते हैं, क्योंकि मूवमेंट तो अल्टीमेटली यूथ चलाएगा, उसको समझाना जरूरी है। इतने अच्छे तरीके से सुधांशु जी ने प्रस्तुतिकरण दिया। 40 लाख करोड़ तो सरकारी ठेकों में है। उस 40 लाख करोड़ में मुझे लगता है हमारे हिस्से को 50 करोड़ मुश्किल से 50,000 करोड़ मुश्किल से हमारे इन बहुजन समाज के ठेकेदारों के पास आ रहा होगा। 39,50,000 करोड़ तो उन्हीं के पास जा रहा है। तो ये कैसे रुके, इसमें हमारी हिस्सेदारी भागीदारी कैसे बने? दूसरी बात एक और बेईमानी है कि जो सरकारी नौकरियों में हम, आपने यहाँ हर जगह हम लोग बोलते हैं कि 49.5% SC/ST OBC का है। ये एकदम, इससे बड़ा कोई झूठ हो नहीं सकता, ये झूठ है। मैं एक मिनिस्टर होकर ऑन रिपोर्ट बोल रहा हूं कि ये एकदम झूठ है कि 49.5% SC/ST OBC को मिल रहा है। क्योंकि रोस्टर जो बहुत बड़ा धोखा है, उसके बारे में बारीकी से मुझे नहीं लगता आप लोग कभी सोचते होंगे। आप भारत सरकार के और किसी भी राज्य की सरकार के अंदर जितनी भी वैकेंसीज निकलती हैं, चाहे वो सरकारी विभागों में निकले, चाहे यूनिवर्सिटीज के अंदर निकले, उसके अंदर जो इंटरव्यूज होते हैं, उसके अंदर जो रिजल्ट आते हैं, कभी उसका विश्लेषण जरूर करिए। पता लगता है ओबीसी नॉट फाउंड सुटेबल, एसटी नॉट फाउंड सुटेबल, एससी नॉट फाउंड सुटेबल, या एक आधा सुटेबल, बाकी कोई नहीं मिला। जनरल की 15 सुटेबल मिल गए। एससी वाली ओबीसी वाली पे भी जनरल को लगा दिया। कितने लोग हैं जो उस पर नजर रखते हैं? कितने लोग हैं जो इस बात पर नजर रखते हैं कि डिपार्टमेंट को रोस्टर मेंटेन करना होता है, जो प्रमोशन का रोस्टर हो या फ्रेश वैकेंसी का रोस्टर हो, वो रोस्टर मेंटेन करना होता है। कितने लोग हैं जो उस पर नजर रखते हैं कि रोस्टर मेंटेन किया जा रहा या नहीं किया जा रहा है? पहली वैकेंसी आज जो रोस्टर है, उसमें पहली वैकेंसी जनरल को जाती है, दूसरी जनरल को जाती है, तीसरी जनरल को जाती है, चौथी ओबीसी को जाती है, पांचवी जनरल को जाती है, छठी जनरल को जाती है, सातवीं एससी को जाती है। तो अगर वैकेंसी 6 निकली तो 5 जनरल और 1 ओबीसी, ना एक एससी ना एक एसटी। क्या किसी ने इस रोस्टर की इस पॉइंट पे कभी चर्चा की है आज तक? और ज्यादातर विभागों में तो वैकेंसी कहीं पे 3 निकल रही है, कहीं पे 2 निकल रही है, कहीं पे 4 निकल रही है, कहीं पे 5 निकल रही है। और उन वैकेंसीज को अगर जोड़ लें, टोटल वैकेंसी अगर 100 निकली, 100 में से 90 वैकेंसी उधर चलेगी। आप लोगों को SC/ST OBC को तीनों को मिलाकर 10 मिली। तो नेत्राम ठगेला जी कह रहे हैं कि नहीं हमने की है। आपने तो की है। जितने लोग बैठे ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के सोचें कि क्या वास्तव में रोस्टर की समझ हमें है, क्या वास्तव में रोस्टर पे नजर रखी जा रही है? ये रोस्टर अपने आप में बहुत बड़ा घोटाला है। देश के अंदर जितने इकोनॉमिक ऑफेंसेस होते हैं, आर्थिक अपराध, कम से कम हम लोग एक बार ये तो करें, उसका सर्वे कर लें। मैं दावे के साथ कह सकता हूं 95% एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग आर्थिक अपराध करते हैं। जितने लोग देश का पैसा मारकर, बैंकों का पैसा मारकर देश से बाहर भागे हैं, मेजोरिटी में पिछले 5 साल का देखें तो एक ही स्टेट के लोग मिलेंगे और ज्यादातर एक ही कम्युनिटी के मिलेंगे। तो लाखों करोड़ देश का लेके भागने वाले मेरिट वाले लोग हैं, वो मेरिट वाले ही मिलेंगे, उनमें यही मेरिट है।
जानवर, मरे हुए जानवर की खाल उतारनी है, ये हमें किसी से सीखना नहीं होता। और कैसे उसको गलाना है, रंगना है, फिर उसको कैसे मुलायम बनाना है और कैसे उसके जूते बनाने अलग अलग तरह के, ये हमें किसी से सीखना नहीं होता। खेत में फसल कैसे उगानी है हमें किसी से पूछना नहीं होता। और उस फसल को फिर कैसे उससे धागा बनाना है, कैसे उससे कपड़ा बनाना है, कैसे लकड़ी के अलग अलग चीजें हमें निर्मित कर रही हैं, ये किसी से सीखना नहीं होता। लेकिन दुख की बात है, भारत के अंदर जो लोग पैदाइशी इंजीनियर हैं उनकी कहीं काउंटिंग नहीं है, उनके काम को रिस्पेक्ट नहीं है, उनको इज्जत नहीं है, उनको इंसानियत का दर्जा नहीं है, उनके लिए मानव अधिकार नहीं है, उनके लिए देश में न्याय नहीं है, न्यायालय भी उनको न्याय नहीं देते। ये दुखद है। तो मैं तो एक ही बात कहूंगा, क्योंकि जल्दी साहब ने भी बात रख दी और सुधांशु जी ने एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से चीजों को अच्छे तरीके से क्लैरिफाई किया है। उस पर मैं भी उतना ही लंबा भाषण तो उससे कोई फायदा होना नहीं है। रतनलाल जी ने अपने तरीके से समझा दिया और फिर हमारे गुरु महाराज ने तो उनसे 600-700 साल पहले कहा, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सभी को अन्न, छोट बड़े सब बसे, रविदास रहे पसंद। पर ये राज तो आज तक भी नहीं बन पाया। उनको गए हुए भी 600 साल हो गए, पर वो राज तो आज भी नहीं बन पाया। आज भी वो सपना है। हमारे महापुरुषों ने इतनी कुर्बानी दी है, इतनी लड़ाइयां लड़ी हैं। कल मैं वो सीरियल देख रहा था बाबा साहब वाला, लंबा भाषण नहीं दूंगा, सॉरी। उनसे वो प्रकाश का व्यक्ति सवाल पूछता है कि 5 सवाल तुम जवाब दे दो तो मैं तुम्हारी लड़ाई में तुम्हारे साथ खड़ा हो जाऊंगा। 4 सवाल सही जवाब दे दिए। 5वां सवाल जब वो पूछता है कि देश के ऐसे 5 लोगों के नाम बताओ इतिहास में जिन्होंने सबसे ज्यादा संघर्ष किया हो, तो उसमें जो बच्चा बाबा साहब का रोल कर रहा है वो कहता है कि भाई इतिहास लिखने वाले तुम, हमारे लोगों को तो पढ़ने ही नहीं दिया। हाँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूं सबसे ज्यादा संघर्ष जिनको आप अछूत कहते हो, उस समाज के लोगों ने सबसे ज्यादा संघर्ष किया है, पर आपके इतिहास में उनका नाम नहीं मिलेगा। हमारी मां मर जाती है तो उसको आप वहां फूंकने नहीं देते। हम जहां से चलते हैं हमारे पैर के निशान कहीं दूसरों को अपवित्र ना कर दे तो पीछे झाड़ू बांध दी जाती है। हमें थूक आए तो कहीं हम थूक दे, उससे वो अपवित्र ना हो जाए तो मुंह पे वो मटकी बांधी जाती है। मतलब ये उस सीरियल का मैं पर्टिकुलर वो बता रहा हूं कि किस तरीके से हमारी स्थिति जो तब थी, मुझे तो ये लगता है बहुत ज्यादा बदलाव नहीं, स्वरूप चेंज हुए आज भी हुई है। मध्य प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा पुलिस का कांस्टेबल अपनी शादी में उसको 200 पुलिस की फोर्स लेनी पड़ी, तब कहीं जाके बारात निकली और बारात निकल के जैसी पुलिस गई उसके बाद हमला बोल दिया। तो किस देश में कैसे इसमें जी रहे हैं? ऐसा भारत बनाने का सपना तो मुझे लगता है भारत के संविधान निर्माताओं ने नहीं देखा था। और आज हम लोग, अंत में ये मैं निवेदन दोबारा दोहरा के अपनी बात खत्म करूंगा, हम लोग एक दूसरे को ही समझाने पे ज्यादा समय लगा रहे हैं। अब ऐसी टीम डेवलप करो, हमें भी उसमें रखो, राजनीतिक रूप से छोड़ दो, राजनीति नहीं करेंगे हम बिल्कुल उसमें, लेकिन अपने समाज को गांव-गांव में जाके जब तक हम जगाएंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, SC ST OBC को यह बात समझ आ जानी चाहिए हमारा खून एक है। हमारा खून एक है। अगर DNA की जांच हो जाए तो रिजल्ट यही आएगा कि हमारे पूर्वज एक थे, हमारा खून एक है। और हम लोग बिखरे हुए, हमारे ऊपर छोटी सी संख्या वाले लोग 3500 साल से इसीलिए राज कर रहे हैं, सिर्फ क्योंकि हम लोग अज्ञानतावश आपस में बटे हुए हैं। इसको कैसे एकजुट किया जाए, ये बार बार 85 बोलने से काम नहीं चलेगा, इसको 85 बनाने में प्रयास करना पड़ेगा। हमें मेहनत करनी पड़ेगी इसको 85 वास्तव में 85 बनाने में। इसके लिए आप कोई रूपरेखा बनाएंगे अगर, तो मैं भी उसमें कार्यकर्ता के तौर पे पूरे देश के हर दूर दराज के गांव तक जहां जाने में भी गाड़ियां उपलब्ध ना, पैदल जाना पड़े, मैं ऐसी जगह भी
आपके साथ जाकर अपने समाज को एकजुट करने के लिए अपनी भागीदारी देना चाहता हूँ। और आपने मुझे इतने बड़े प्यार के साथ सुनाया, इतना मौका दिया, इतना मुझे सम्मान दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। मंत्री साहब, आपकी सोच बहुत उच्च है और आपको बता दूं कि आप